Hello everyone, welcome back to the channel. So let's continue chapter 3 from standard 12th with the next topic, performance of the Indian economy during economic reforms, or you can say appraisal. क्या परफॉर्मेंस रही इंडियन इकोनॉमी की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के दौरान? जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए गए तो किस सेक्टर में कितनी ग्रोथ रही, क्या चेंजेस आए, क्या फ़ायदा हुआ हमारी कंट्री को? सो दीज आर द सर्टन पॉइंट्स विच वी हैव टू एक्सप्लेन चिल्ड्रन. इन शॉर्ट लेट मी टेल यू पीपल कि हमारी इकनॉमी के अंदर पहले क्या था कि एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा डेवलप कर रहा था, क्योंकि 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थी. लेकिन धीरे धीरे लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ बढ़ते चले गए. जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई, एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ, इंडस्ट्रियल सेक्टर से सर्विस सेक्टर की तरफ, तो कुछ चेंजेस आए हमारी इकनॉमी के अंदर. दीज पॉइंट्स वी हैव टू स्टडी चिल्ड्रन. दीज आर द सर्टन पॉइंट्स. इफ़ेक्ट ऑन ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ पे कैसा इफेक्ट आया. सेकेंड इज इफेक्ट ऑन ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर. थर्ड वन इज इफेक्ट ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ कैसी रही. ग्रोथ इन द सर्विस सेक्टर. इफेक्ट ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जो हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट रही या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे उन पे कैसा इफेक्ट रहा. डिसइन्वेस्टमेंट, अबाउट डिसइन्वेस्टमेंट, इफेक्ट ऑन प्राइस लेवल, रिफॉर्म्स एंड फिजिकल पॉलिसीज क्या रही. सो दीज आर द सर्टन पॉइंट्स. वन बाय वन लेट मी एक्सप्लेन टू यू. सो द फर्स्ट वन इज इफेक्ट ऑन ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट और उसकी ग्रोथ कैसा इफेक्ट रहा. ग्रोथ से मतलब जीडीपी की ग्रोथ से है हमारा, कि इकनॉमी की ग्रोथ कैसी रही, यानी जीडीपी की ग्रोथ कैसी रही, क्योंकि जीडीपी से ही हम मेज़र करते हैं अपनी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट को. तो हमारी कंट्री की तो जीडीपी ही, उसकी ग्रोथ कैसी रही, उसे कैसे मेज़र किया गया, कितनी जीडीपी रही हमारी इकनॉमी की. और एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट हुआ, कम रहा या ज़्यादा रहा. तो जो इकनॉमिक रिफॉर्म्स लिए गए थे उसके बाद की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो हमारी इकनॉमिक्स ये कहती है कि इकनॉमी की ग्रोथ जो है जीडीपी से मेज़र होती है, वो हमें अच्छे से पता है. ग्रोथ विल बी मेजर्ड बाय जीडीपी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क. अगेन एंड अगेन हम पूरी यूनिट में पढ़ रहे हैं कि जीडीपी की ग्रोथ अगर कम हो रही है तो इकनॉमी की ग्रोथ कम है, अगर ज़्यादा है तो इकनॉमिकली ग्रोथ बढ़ रही है. तो पाया ये गया कि जीडीपी की जो ग्रोथ थी, जीडीपी जो इंक्रीज़ हो रही थी वो 5.6% के रेट से हो रही थी. कितने रेट से? 5.6% के रेट से 1980 से 91 तक. ठीक है, ये हमारी रेशो थी. लेकिन धीरे धीरे वो जब रिफॉर्म्स लिए गए तो ग्रोथ रेस हुई. हमने फाइंड आउट किया 8.2% ड्यूरिंग 2007 टू 2012. क्लियर. जीडीपी तो बढ़ी लेकिन उतनी सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अराइज नहीं की गई इकोनॉमी के अंदर. जीडीपी ग्रोथ रेस्ड but it has not generated sufficient employment opportunities in the economy. So that was the effect on growth and employment. Growth यानी कि GDP की growth. Second one is effect on growth of agriculture. Agriculture की growth कैसी रही. During reform periods, the growth of agriculture has declined. What were the reasons? क्यों decline हो रही थी agriculture development हमारी? First is फॉल इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर. एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट थी वो कम होती चली जा रही थी, स्पेशली इन इंफ्रास्ट्रक्चर विच इंक्लूड्स इरिगेशन, पावर, रोड्स. इन सब चीज़ों में जो इन्वेस्टमेंट थी वो रिड्यूस होती चली जा रही थी गवर्नमेंट की. सेकेंड वन इज़ रिमूवल ऑफ फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री सब्सिडी. जो फर्टिलाइज़र सब्सिडी मिली थी वो भी गवर्नमेंट ने रिमूव कर दी. गवर्नमेंट जिम्मेदार है. अब रिमूवल ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी मीन्स कि जो फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी मिलती थी उससे क्या था कि फार्मर्स को सस्ते में मिल रहा था. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था बेटा कि उसका फ़ायदा फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री भी उठा रही थी, तो उस सब्सिडी को रिमूव कर दिया गया. इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन की कॉस्ट रेज हो गई. अब प्रोडक्शन की कॉस्ट रेज हो गई तो इसका इफेक्ट किसको पड़ा, छोटे और मार्जिनल फार्मर्स को. बड़े बड़े फार्मर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ा. नुकसान किसको हुआ, छोटे और मार्जिनल फार्मर्स को. जो वेरी स्मॉल फार्मर्स थे या जो मार्जिन के लिए काम करते थे उन फार्मर्स को काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ. थर्ड वन इज़ इंक्रीज्ड इंटरनेशनल कंपटीशन. ड्यू टू एग्रीकल्चर इट इंक्रीज्ड कंपटीशन विद द इंटरनेशनल मार्केट. एग्रीकल्चर सेक्टर ने बहुत एक्सपीरियंस गेन किया, बहुत सी चेंजेस आए उसके अंदर. लेकिन उससे क्या हुआ, जैसे कि इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को रिड्यूस कर दिया गया,
जो हमारे रिफॉर्म्स ले गए, धीरे धीरे हमने क्या फाइंड आउट किया, जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ थी उसे रिड्यूस कर दी गई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर। सपोर्ट प्राइस था उसे जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस था उसे भी रिमूव कर दिया गया। जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थी उसे काफ़ी इंक्रीज़, उसे लिफ्टिंग कर दिया गया, लिफ्ट अप कर दिया गया। इसका एडवर्स इफेक्ट किसको मिला? इंडियन फार्मर्स को, जो इंटरनेशनल कंपटीशन को आज की तारीख में फेस कर रहे हैं, जिन्हें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। आई रिपीट, एग्रीकल्चर सेक्टर ने जो ये नंबर ऑफ़ पॉलिसीज़ ली गई, इसमें चेंजेस आए, उसे बहुत एक्सपीरियंस किया किस तरीके से इम्पोर्ट ड्यूटीज़ रिड्यूस हो गई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को रिमूव कर दिया गया, जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थी, जिन्हें कोटा रिस्ट्रिक्शन जो हटाई गई थी, उसे लिफ्ट अप कर दिया गया। इसका एडवर्स इफेक्ट हुआ इंडियन फार्मर्स को, स्पेशली हमारे छोटे और मार्जिनल फार्मर्स को, जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन को फेस कर रहे हैं आज की तारीख में। Next point is export oriented policy strategies in agriculture. Its strategies, written wrong, strategies, its strategies, STRATEGIES, its strategies, जो strategies बनाई जाती हैं। So export oriented policies strategies in agriculture. इन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज़ जो बनाई जाती हैं, स्ट्रेटजीज़ जो बनाई जाती हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड, इससे क्या हुआ, हमारी जो प्रोडक्शन की जा रही थी डोमेस्टिकली मार्केट के लिए, वो अब एक्सपोर्ट मार्केट के लिए की जा रही थी। एक्सपोर्ट मार्केट मीन्स कि वो अपनी कंट्री के लिए नहीं बल्कि बाहर के लिए ज़्यादा की जा रही थी। इंस्टेड ऑफ मतलब दे वर फोकसिंग ऑन कैश क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, नाउ दे वर फोकसिंग ऑन कैश क्रॉप्स। रीज़न टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। इससे फूड ग्रेन्स के प्राइसेस काफ़ी बढ़ गई, वो प्रेशराइज हो गई क्योंकि उनकी प्रोडक्शन कम हो रही थी फूड ग्रेन्स की। उससे क्या हुआ, उनके ऊपर प्रेशराइजेशन हुआ, प्रोडक्शन कम होने की वजह से डिमांड बढ़ रही थी, तो मार्केट में उन चीज़ों के प्राइसेस भी रेज हो गए। सो दैट वाज इफेक्टेड ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर चिल्ड्रन। द नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ पे कैसा इफेक्ट रहा? क्लियर, इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ पे कैसा इफेक्ट आया? इंडिया एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर था ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स का, आईटी सॉफ्टवेयर, टेक्सटाइल्स का ड्यूरिंग रिफॉर्म पीरियड। इंडस्ट्रीज़ की जो ग्रोथ थी उसने काफ़ी स्लो डाउन रिकॉर्ड किया धीरे धीरे। अब वो रिकॉर्ड जो हमने देखा कि स्लो हो रहा है, धीरे धीरे रिडक्शन आ रही है इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, उसके क्या रीजंस थे? सो दीज आर द फॉलोइंग रीजंस नाउ। डिक्रीजिंग डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की डिमांड धीरे धीरे कम होती चली जा रही थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो ग्रोथ है वो कम होती चली जा रही थी। उसका रीज़न था कि इम्पोर्ट काफ़ी चीपर होता चला जा रहा था। इम्पोर्ट जो था वो चीप होता चला जा रहा था और इन्वेस्टमेंट घटती चली जा रही थी ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ चीपर इम्पोर्ट्स। ग्लोबलाइजेशन ने क्या कंडीशन दी कि फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। क्लियर, इजीली जहाँ से जितना मर्जी खरीदा जा सकता है। तो चीपर इम्पोर्ट ने रिप्लेस कर दिया डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड को। इंडियन गुड्स की डिमांड ख़त्म हो गई। अब डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स क्या कर रहे थे? कंपटीशन को फेस कर रहे थे इंपोर्ट्स की वजह से। तो ग्लोबलाइजेशन का एडवर्स इफेक्ट हुआ लोकल इंडस्ट्रीज़ और हमारी कंट्री में जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, हमारा इंडिया भी इसमें इंक्लूड है, वहाँ होने वाली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो मतलब हमारे सामने आती हैं वो ख़त्म होती चली जा रही थी। लोकल इंडस्ट्रीज़ बैडली इफेक्ट हुई और जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो निकल के आ रही थी लोगों के लिए काम करने के लिए, वो भी पूरी तरीके से ख़त्म होती चली जा रही थी। रीज़न क्योंकि डोमेस्टिकली प्रोडक्शन रिड्यूस हो रही थी, इंपोर्ट्स ज़्यादा हो रहा था क्योंकि वो चीप पड़ रहा था, सस्ता पड़ रहा था इंडियन मार्केट को, तो वो खुद बनाने की बजाय इंपोर्ट की तरफ ध्यान देने लगे थे, इसलिए इंडस्ट्रीज़ काफ़ी इफेक्ट हो रही थी। अनदर पॉइंट इज़ वाई डिमांड इज़ डिक्रीजिंग फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ड्यू टू द लोअर इन्वेस्टमेंट। जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं, पावर सप्लाई है, ये बहुत ही कम होती चली जा रही थी, रिड्यूस होती चली जा रही थी। रीज़न क्योंकि उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं की जा रही थी, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट ख़त्म कर रही थी। इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, पावर सप्लाई, इरिगेशन, ये सब इन चीज़ों की रिडक्शन होनी शुरू हो चुकी थी। इन चीज़ों की डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, तो हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो भी डाउन होता चला जा रहा था। नेक्स्ट वन इज़ नॉन असेस टू डेवलप कंट्रीज़ मार्केट। नॉन असेस टू डेवलप कंट्रीज़ मार्केट्स मीन्स जो हमारी, जब ये हमने WTO में पढ़ा था बेटा कि WTO ने क्या किया, कुछ रूल्स रेगुलेशंस निकाले कि सभी कंट्रीज़ को उन्हें फॉलो अप करना है। जहाँ टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को रिमूव करके कोटा रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म किया था, वहाँ डेवलप्ड कंट्रीज़ उस चीज़ का फ़ायदा उठा रही थी।
यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज़ उन रूल्स को फॉलो अप नहीं कर रही थी, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ उन्हें फॉलो कर रही थी, राइट। उससे क्या था कि डेवलप्ड कंट्रीज़ की तो मार्केट नहीं खुली थी हम लोगों के लिए, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में, डेवलप्ड कंट्रीज से जितने भी लोग मतलब मार्केटिंग के लिए आ रहे थे उनके लिए हमारी कंट्रीज ओपन थी कि कोई भी आए, हमारी कंट्रीज एक्सपोर्ट किया जा रहा था, लेकिन हम वहाँ से अपनी कंट्रीज़ में नहीं माल ला पा रहे थे। क्लियर। जो हमारे नॉन टैरिफ बैरियर्स थे, हाई टैरिफ बैरियर्स, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, उसके रिगार्डिंग WTO में हमने पढ़ा कि उन्हें रिमूव किया गया, जिसे सभी कंट्रीज़ फॉलो अप कर रही थी, लेकिन कुछ डेवलप्ड कंट्रीज थी जो इसे फॉलो नहीं कर रही थी। स्पेशली हमने USA के बारे में पढ़ा था, जिसने उन कोटा रिस्ट्रिक्शंस को नहीं माना था। सो दे हैव नॉट रिमूव देयर कोटा रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट ऑफ टेक्सटाइल्स फ्रॉम इंडिया एंड चाइना। यानी कि हमारी कंट्री से जो इम्पोर्ट होगा, देयर कोटा रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट ऑफ टेक्सटाइल्स फ्रॉम इंडिया एंड चाइना हैज़ नॉट रिमूव्ड। उन्होंने रिमूव नहीं किया कोटा रिस्ट्रिक्शन को इम्पोर्टिंग के लिए, लेकिन हमारी कंट्री से जितना मर्जी जा सकता था, लेकिन हमें मंगवाना है तो नहीं मिलेगा। सो वो फॉलो अप नहीं करे थे। रीज़न कि हमारी कंट्री डेवलप ना हो, हमारी कंट्री में इनकम जनरेट ना हो, फॉरेन करेंसीज ना आए हमारी कंट्री में, क्योंकि इन चीज़ों से हमारी कंट्री को काफ़ी नुकसान होगा। नेक्स्ट वन इज़ इफेक्ट ऑन ग्रोथ इन सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर की ग्रोथ पे कैसा इफेक्ट आया? इंडस्ट्रियल सेक्टर ने हायर ग्रोथ विटनेस की, सर्विस सेक्टर ने हायर ग्रोथ को विटनेस किया। विटनेस मीन्स कि उन्होंने देखा कि ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है सर्विस सेक्टर की। जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसमें काफ़ी फ्लक्चुएशंस पाई जा रही थी, फ्लक्चुएशंस आ रही थी, कभी डिप्रेशन, इन्फ्लेशन आ रही है। तो ये जो सिचुएशंस थी, इनकी वजह से सर्विस सेक्टर की ग्रोथ काफ़ी ऊपर चली गई, डिमांड काफ़ी बढ़ने लगी, लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर से फिर सर्विस सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो गए। So this indicates that this growth is mainly driven by growth in the service sector. We have checked in 2014 and 15, service sector witnessed the highest ever growth rate of 10.3%. How much? 10.3%. When? In 2014 and 15. Clear? So that was the effect on service sector. Next is effect on foreign investment and foreign exchange reserves. Foreign investment and foreign exchange reserves, इस पे कैसा इफेक्ट रहा? फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिसमें FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट दोनों आ जाती हैं, तो ये हमारी इंक्रीज हुई, रेज हुई फ्रॉम US डॉलर 100 million. So I have not written here 100 million. From 100 million in 1990 to 91 to US dollar 36 billion in 2016 and 17. देखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो वो US डॉलर 100 मिलियन से 1991 का डाटा हम चेक करें तो 2016-17 तक इन्वेस्टमेंट्स रेज हुई हमारी 36 बिलियन तक, राइट। एंड देयर इज़ एन इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑल्सो। रिजर्व्स हमने देखे वो भी हमारे काफ़ी रेज हुए। अगर हम 1991 का डाटा देखें तो हमने देखा कि US डॉलर 6 बिलियन, ठीक है, US डॉलर 6 बिलियन से रेज होके 321 बिलियन तक चली गई। 6 बिलियन से 321 बिलियन तक रेज हुई 2014-15 तक, फॉर 2014-15। तो इंडिया जो है हमारा वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, रिजर्व होल्डर है वर्ल्ड के अंदर। दैट इज अ वन मार्क क्वेश्चन। Who is one of the largest foreign exchange reserve holders in the world? The answer is one and only India. Clear? Now next point is disinvestment. Disinvestment हम पहले भी पढ़ चुके हैं बेटा। disinvestment मतलब कि जहाँ पब्लिक सेक्टर अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे देता है, उन्हें बेच दिया जाता है। That means that there has been a substantial loss to the government, कि गवर्नमेंट को मतलब लगातार लॉस होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से डिसइन्वेस्टमेंट की गई, राइट। The proceeds from disinvestment were used to offset the shortage of government revenues. जो disinvestment की गई, गवर्नमेंट ने जब disinvestment की तो वो किस चीज़ के लिए यूज़ की गई? वो किस चीज़ के लिए यूज़ की गई? disinvestment से आने वाला जो पैसा था वो किस लिए यूज़ किया गया? उसे यूज़ कर लिया, इट वर यूज टू ऑफसेट द शॉर्टेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यूज़। उसे गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ की जो शॉर्टेज आ रही थी उसे पूरा करने के लिए यूज़ कर लिया गया, इंस्टेड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। अगर उस पैसे को पब्लिक सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में किया जाता तो कंट्री को फ़ायदा होता।
लेकिन वो किस लिए यूज़ कर लिया गया? गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ भरने के लिए। सो एवरी ईयर द गवर्नमेंट फिक्सेस अ टारगेट फॉर डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ठीक है, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए करती है, कंट्री के फ़ायदे के लिए नहीं करती। हमने देखा कि 1991-92 में इट वाज टारगेटेड टू मोबिलाइज 2500 करोड़ थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट, कि 2500 करोड़ जो है डिसइन्वेस्ट किया जाएगा थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट, जो है कंट्री को मोबिलाइज करने के लिए 2500 का टारगेट लेके चले थे। लेकिन ये पाया गया कि जो गवर्नमेंट थी वो नियर अबाउट 3040 करोड़ मोबिलाइज करने की एबिलिटी रखती है, मतलब टारगेट से कहीं ज़्यादा। टारगेट था 2500 का और हमारे पास एबिलिटी कितनी है मोबिलाइज करने की सिचुएशन को, दैट इज़ ₹3040 करोड़। सो इन 2014-15 नाउ द टारगेट वाज अबाउट ₹56,000 करोड़, जबकि हमने अचीवमेंट कितनी की? ओनली अबाउट ₹34,500 करोड़। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जब डिसइन्वेस्टमेंट कर रही थी तो गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ के शॉर्टेज को पूरा किया जा रहा था इंस्टेड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एंड बिल्डिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। द नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन प्राइस लेवल। प्राइस लेवल पे कैसा इफेक्ट आया? वो पूरी तरह से अंडर कंट्रोल था। इन्फ्लेशन को हमने कंट्रोल में कर लिया था, जो बढ़ते हुए प्राइसेस थे इकोनॉमी के अंदर उसे कंट्रोल कर लिया गया था। नेक्स्ट इज रिफॉर्म्स एंड फिस्कल पॉलिसीज़। कुछ रिफॉर्म्स लिए गए, कुछ फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट की गई। देखते हैं उसका क्या इफेक्ट रहा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स have placed limits on the growth of public expenditure, especially children in social sector. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने अपनी लिमिट रखी पब्लिक एक्सपेंडिचर की ग्रोथ पे, ठीक है, ऑन द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर स्पेशली इन सोशल सेक्टर्स। खर्चा बढ़ाया जा रहा था, इसमें जो पैसा आ रहा था वो कहाँ किया जा रहा था? स्पेशली सोशल सेक्टर्स पर। नेक्स्ट पॉइंट इज टैक्स रिड्यूस बट नॉट इंक्रीज्ड टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रिडक्शंस इन द रिफॉर्म पीरियड चिल्ड्रन एम्ड एट अर्निंग लार्जर रेवेन्यू। एम क्या था? ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करना और टैक्स इवेजन जो की जा रही थी उससे बाहर निकलना, कि लोग टैक्स इवेजन ना करें। इसका क्या रिजल्ट रहा? क्या फ़ायदा मिला इस चीज़ का? इट हैव नॉट रिजल्टेड इन इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यूज फॉर द गवर्नमेंट एट ऑल। क्लियर? Tax reductions in the reform period aimed at yielding larger revenue and curb tax evasion only, but have not resulted in increase in tax revenues for the government. कोई फ़ायदा नहीं मिला सरकार को। Reform policies involving tariff reduction. जो reform policies थी वो tariff reduction से related थी, कि उसमें tariff reductions की गई जिससे उनका ये मानना था कि revenue generate हो सकते हैं. So they have curtailed the scope for raising revenues through custom duties. Next is tax incentives to foreign investors. In order to attract foreign investment, tax incentives were provided to foreign investors. Clear? Which further reduce the scope for raising tax revenues. I repeat, to attract foreign investment, tax incentives were provided to foreign investors, which further reduced the scope for raising tax revenues. तो इस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट रहा हमारी वेलफेयर और डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स के ऊपर. सो दिस हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंटल एंड वेलफेयर एक्सपेंडिचर्स. सो दीज आर द फॉलोइंग changes we have seen in the performance of the Indian economy during economic reform. So these are the certain points, children. Now the next topic is demonetization. Now what is demonetization? Demonetization एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसे गवर्नमेंट ने निकाला, जिसे गवर्नमेंट ने लिया. कब लिया? 8 नवंबर 2016. किस लिए लिया गया? टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, ब्लैक मनी, जो लोगों ने काला धन इकट्ठा करके रखा है, हॉर्ड करके रखा है, टेररिज्म, सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी इन द इकोनॉमी. हमारी इकोनॉमी के अंदर पहले आपको पता होगा बेटा 500,000 के नोट्स भी होते थे जो अब हमारी इकोनॉमी के अंदर नहीं है. तब वो लीगल टेंडर मनी थी, अब वो लीगल टेंडर मनी हमारी इकोनॉमी के अंदर नहीं है. उस टाइम पे अचानक से हमारी सरकार ने अनाउंस किया था कि ये हमारे नोट्स बंद होने वाले हैं 8 नवंबर को. जब ये अनाउंस किया तो अचानक से बताया रातों रात कि ये नोट्स बंद हो जाएंगे 500,000 के. तो लोग काफ़ी टेंशन में आ गए. तो उन्होंने अपने घर से, लेडीज़ ने भी जहाँ जहाँ नोट्स इकट्ठे करके रखे थे सब ने निकाले और गवर्नमेंट ने कहा कि कुछ एक डेट फिक्स की थी
31 दिसंबर 2016 की, तब तक आप बैंक में जाके अपने नोट्स चेंज करवा सकते हो। तो लोगों ने जो पैसा होल्ड करके रखा था वो निकाला और बैंक्स में लंबी लाइनों में खड़े होकर उसे चेंज भी करवाया, राइट, उसे चेंज भी करवाया। और उसके बाद अचानक से नए नोट आए। एक 2000 का नोट लॉन्च हुआ जो हमारी इकोनॉमी पहले नहीं था, 500 का आया लेकिन एक नई प्रिंटिंग के साथ आया, साइज़ भी चेंज, कलर भी चेंज, एवरीथिंग चेंज। तो न्यू करेंसी जो न्यू करेंसीज इकोनॉमी के अंदर दी गई उस टाइम पे वो कौन सी थी, 500 का डेनोमिनेशन एंड 2000 का लॉन्च किया गया था। कब किया गया, 2016 के अंदर। सो करेंसीज वर एक्सचेंज टिल 31 दिसंबर 2016, तब तक एक्सचेंज की जा सकती थी। दिस मूव रिसीव्ड बोथ एप्रिसिएशन एंड क्रिटिसिज्म ऑल्सो। इससे लोगों ने इसका मतलब अच्छा भी बताया कि ब्लैक मनी लोगों की बाहर आएगी, लेकिन जिनके पास काला धन बहुत ज़्यादा था उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ भी किया होगा क्योंकि उन्हें लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ा बैंक्स की, एटीएम बूथ्स की, और करेंसी की सर्कुलेशन मतलब करेंसी की शॉर्टेज भी हो गई थी, ठीक है। तो इसका एडवर्स इम्पैक्ट भी आया हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर। कुछ चीज़ें बहुत ढीली हो गई थी, उन्हें टाइम लग रहा था करने में, तो समय भी लग रहा था, नॉर्मली हमें प्रॉब्लम्स भी फेस आउट करनी पड़ रही थी इस चीज़ से हमें। तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहा हमारी इकोनॉमी के ऊपर। एक और इम्पॉर्टेंट बात बेटा इससे रिलेटेड, अभी मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने एक डेट बताई थी, डिक्लेयर की थी, दैट इज़ 30 कि आप एडवाइस किया कि आप अपने ओल्ड करेंसी नोट्स को बैंक में जाके डिपॉजिट करवाओ टिल 31 दिसंबर 2016, ठीक है, विदाउट एनी डिक्लेरेशन, एंड अप टू 31 मार्च 2017 विद द आरबीआई विद डिक्लेरेशन। आरबीआई के साथ 2017 31 मार्च तक आप चेंज करवा सकते थे, लेकिन बैंक्स के साथ अपने बैंक अकाउंट में आप 31 दिसंबर 2016 तक एक्सचेंज करवा सकते थे। फर्दर मतलब इस टोटली जो ब्रेक डाउन जो हुआ कम्प्लीटली, उसे अवॉइड करने के लिए, कैश क्रंच को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि आप करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हो ₹4,000 तक की, यानी एक दिन में आप लंबी लाइन में भी खड़े हो रहे हो, तो जब आप करेंसी एक्सचेंज करने के लिए खड़े होते हो तो आपको ₹4,000 तक की करेंसी आप एक्सचेंज करवा सकते हो, न्यू करेंसी, और पर पर्सन करवा सकता है पर डे के अकॉर्डिंग। यानी आज 4,000 चेंज हुआ तो नेक्स्ट जाके आप फिर से 4,000 चेंज करवा सकते हो, या आपके फैमिली मेम्बर में आपके 2 अकाउंट है तो 2 पर्सन खड़े होकर 8,000 पर डे चेंज करवा सकते हैं, इट डिपेंड्स। यानी पर पर्सन ₹4,000 ऐसा डिसाइड किया गया था। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो डिसाइड की गई थी कि आपके जो ओल्ड करेंसी नोट्स हैं टिल 12 दिसंबर 2016 they will be acceptable as legal tender money at the petrol pumps, government hospitals, for payment of government dues like taxes, power bills, water bills, etc. यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में वो नोट्स चल रहे थे, फिर भी चल रहे थे, पेट्रोल पंप्स पे भी यूजेबल थे वो एज ए लीगल टेंडर मनी, हम उसे यूज़ कर पा रहे थे। कब तक, 12 दिसंबर 2016, और बैंक्स में कब तक करवा सकते थे, 31 दिसंबर 2016 तक। तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहा, पहला टैक्स इवेजन रिड्यूस हुआ, ठीक है, क्योंकि लोगों ने जो काला धन दबा के रखा था अब उनको टेंशन होगी, उन्होंने अपनी मनी को 1 नंबर में कन्वर्ट करना शुरू किया, टैक्स पे करना शुरू किया, जो टैक्स से बचने की कोशिश करते थे उस चीज़ से बाहर आ गए, सब लोगों ने टैक्स पे करना भी शुरू कर दिया था। तो हमारा टैक्स कंप्लायंस है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ और करप्शन काफ़ी डिक्रीज़ हो गई थी। सेकेंड, लोगों की सेविंग्स हमारे सामने आनी शुरू हो गई थी, जिसे छुपाया जा रहा था, हमें दिखाया नहीं जा रहा था। बैंक्स में पैसा जमा करवाने की बजाय उसे अदर चीज़ों में कन्वर्ट किया जा रहा था, गोल्ड में कन्वर्ट करके रखा जा रहा था घरों में। अब वो चीज़ें बाहर आ रही थी और बैंक्स के पास आके जब वो पैसा दिया जा रहा था, लोगों का सामने आ रहा था वो बैंकों के अंदर, उसे क्या था कि बैंक की डिस्पोजेबल इनकम भी रेज हो रही थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन भी प्रोवाइड कर सकते थे लोगों को अब लो इंटरेस्ट रेट्स पर, क्योंकि बैंक का तो आरबीआई के साथ करेंसी चेंज हो जाएगी, उनको तो कोई टेंशन थी नहीं किसी तरह की। टेंशन किसके लिए बन गई थी, ये जनरल पब्लिक के लिए। सिस्टम चेंज हुआ इकोनॉमी के अंदर अचानक से, कैश टू ई पेमेंट टेक्नोलॉजी के लिए। याद है आप लोगों को क्या बताया गया था कि ई कार्ड बना दिए गए, यानी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट टेक्नोलॉजी सब इकोनॉमी के अंदर चलेगी, जो कि चल भी रही है। हम कहीं भी कुछ भी परचेज़ करना चाहते हैं तो अब कैश पेमेंट कम से कम करते हैं। हम लोग कैसे करते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ करते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ट्रांसफरिंग्स करते हैं। कैश ट्रांजेक्शन ख़त्म होती चली जा रही हैं। ये हमारा जो व्हाट्सअप हम पेटीएम यूज़ करते हैं, गूगल पे यूज़ करते हैं आजकल, वो क्या है, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है। वहाँ हम टेंशन फ्री अपने पैसे सेव करते हैं, लोगों को ट्रांसफरिंग भी करते हैं, ट्रांसफरिंग आती भी है, क्योंकि हमारा पैसा वहाँ सेफ है, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है। तो हमें
इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट टेक्नोलॉजीज़ यही तो है हमारे लिए, जो गवर्नमेंट ने हमारे सामने रखी है हमारे फ़ायदे के लिए। हम बाहर घूमने जाते तो हमें कैश नहीं उठाना पड़ता ना, हम इजीली टिकट्स भी बुक कर लेते हैं पेटीएम गूगल पे के थ्रू, या पे बहुत से ऐप्स हैं इकोनॉमी के अंदर। मैं सिर्फ 2-3 ऐप आपके सामने रख रही हूँ, नेम मैंने अनाउंस किए बेटा, वरना बहुत से ऐप हैं जो कि यूज़ किए जा रहे हैं, जनरल पब्लिक यूज़ कर रही है अपने फ़ायदे के लिए, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है, गवर्नमेंट के लिए भी फ़ायदा आ रहा है इस चीज़ से, हमारा पैसा भी सेफ़ है हमें लगता है। तो हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। नेगेटिव उनके लिए है जिनका ब्लैक मनी बाहर आ गई। क्लियर? सो नेक्स्ट नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, GST। नाउ व्हाट इज़ GST? GST मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स चिल्ड्रन। ये वो टैक्स है जो सभी टैक्स को ख़त्म करके एक यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया हमारी कंट्री के अंदर। GST पार्लियामेंट ने ये लॉ एक पास किया था 2016 के अंदर। दैट एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन 2016, लेकिन ये शुरू कब किया गया? 1 जुलाई 2017, when it came into effect from 1st July 2017. Now what were the aims of this GST act, right? Additional revenue, to generate additional revenue for the government, additional revenue generate हो गवर्नमेंट को, टैक्स इवेजन से बचा जा सके, और हमारी इकोनॉमी को वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट का नाम दिया जाए। यानी एक नेशन है हमारा, एक टैक्स हमारे यहाँ चलता है, एक मार्केट माना जाता है, यानी इंडिया इज़ अ मार्केट, अ बिग मार्केट। दैट वाज द एम्स रिगार्डिंग टू स्टार्ट दिस GST सिस्टम। नाउ व्हाट आर द फीचर्स? द फर्स्ट इज सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी जिसको हम शॉर्ट में GST कह सकते हैं, एक सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पे लगता है, राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स टू द कंज्यूमर, राइट। सेकेंड इज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स। ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स है कि डेस्टिनेशन पे पहुंचने तक ये टैक्स चलता रहता है। पे कौन करेगा इसे? सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि मैन्युफैक्चरर लिया जाता है कंज्यूमर से, ये स्टेप बाय स्टेप वहाँ तक पहुँच जाता है। सो इट इज़ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स विद फैसिलिटीज़ ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम इन द सप्लाई चेन। इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसको हम शॉर्ट में ITC कहते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ITC? इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसके अंदर इनवर्ड सप्लाई होती है बेटा, मतलब कि जहाँ हमें कुछ ना कुछ एग्जाम्पशन मिल जाती है। एग्जाम्पशन जिसको हम कैस्केडिंग इफेक्ट यहाँ कह सकते हैं। अब यहाँ कैस्केडिंग इफेक्ट से मेरा क्या मतलब है? एक तो होती है पूरी तरह से हमें एग्जाम्पशन मिल जाना, मतलब हम टोटली फ्री हो गए हैं, वो चीज़ें हमें रिडम्पशन में मिल रही हैं, रिड्यूम हो जाते हैं ना हम लोग, कि हमें रिडम्पशन मिल गई, हमें एग्जाम्पशन मिल गई, हमें किसी तरीके का कोई पे नहीं करना, हम उस टैक्स से बच गए, हमें एग्जाम्पशन मिल गई। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कैस्केडिंग ऑफ टैक्स की, जिसे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम बोल रहे हैं। इसमें हमें पूरी तरह से तो रिडम्पशन एग्जाम्पशन नहीं मिलती है, लेकिन हाँ काफ़ी फ़ायदा मिल जाता है, बहुत सी माफ़ी मिल जाती है जो हमें रिड्यूस हो जाती है, हमें पे नहीं करनी पड़ती। कुछ चीज़ें होती हैं जिनके लिए हमें कैस्केडिंग ऑफ टैक्स मिलती है। कैस्केडिंग ऑफ टैक्स मीन्स जहाँ हमें कम देना होता है, कम होना, टैक्स का कम होना, हमें फ़ायदा मिल जाता है। थर्ड इज़ GST एप्लीकेबल थ्रू आउट द कंट्री। GST पूरी कंट्री के अंदर एप्लीकेबल है, एक ही रेट होता है। एक जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, अब सपोज हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात करें तो पूरी इंडिया में वन रेट ऑफ टैक्स चलेगा, अलग अलग नहीं होगा अलग अलग स्टेट्स के अंदर। GST के 5 स्टैंडर्ड रेट्स हैं, 0%, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। आई रिपीट, 0%, 5%, 12%, 18%, 28% on supply of all goods and services across the country. And GST has amalgamated a large number of central and state taxes. GST बहुत से टैक्सेस को हटा के एक सिंगल टैक्स बन गया। अमेलगमेट मीन्स मिल जाना, मिल करके एक सिंगल टैक्स हो गया। बहुत से सेंट्रल स्टेट टैक्सेस थे, वो सब खत्म हो गए। जो सेसेस थी, जो हमें रिडक्शन मिलती है, वो सब खत्म कर दी गई, एक GST टैक्स बना दिया गया। इट हैज़ रिप्लेस लार्ज नंबर ऑफ टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि गुड्स या उनके सेल के प्रोविज़न, गुड्स की सेल या उनका जो प्रोविज़न था सर्विस का, उसके ऊपर जो भी लगाया जाता था वो सब रिप्लेस कर दिया गया GST से। बहुत से बड़े बड़े टैक्सेस हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर, मेजर टैक्सेस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाए जाते हैं, जैसे कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, सेसेस लाइक KKC, SBC, एक्साइज ड्यूटी, ये सब खत्म कर दी गई। ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए मेजर टैक्सेस के एग्जांपल्स हैं। कुछ स्टेट टैक्सेस भी हैं, सेसेस भी हैं, जिसे सबस्यूम्ड कर दिया गया GST से, जैसे कि वैट,
सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, लग्जरी टैक्स, एडवर्टीजमेंट टैक्स, लॉटरी टैक्स, ठीक है। और कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी थे, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विच हैव बीन केप्ट आउट ऑफ जीएसटी फॉर द टाइम बिंग, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम दे विल गेट सबस्यूम्ड इन जीएसटी, वो जीएसटी से सबस्यूम हो गए। स्टेट गवर्नमेंट ने कंटिन्यू रखा वैट लगाना कुछ अल्कोहलिक लिक्वर प्रोडक्ट्स के ऊपर जो कि ह्यूमन कंज्यूम करता है क्योंकि वो उसके लिए हानिकारक है। टबैको और टबैको प्रोडक्ट्स विल अट्रैक्ट बोथ जीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। इसलिए कुछ चीज़ों के लिए इसे नहीं इंट्रोड्यूस किया गया, उसे दूर रखा और कुछ चीज़ों में बहुत से टैक्सेस भी लगाए जा रहे थे। अब जीएसटी के बेनिफिट्स, जीएसटी के क्या बेनिफिट्स रहे? इट क्रिएटेड कॉमन मार्केट, it has facilitated children the freedom of movement of goods and services and created a common market in the country, एक common market बना दी गई। It has reduced the cost of business transactions and cascading effect of various taxes on consumers, कंज्यूमर को फ़ायदा हुआ इस चीज़ का, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स भी सस्ती हो गई, दोनों को फ़ायदा हुआ, प्रोड्यूसर को भी और कंज्यूमर को भी। इट हैज़ रिड्यूस्ड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुई जिससे इंडियन प्रोडक्ट सस्ते हो गए, इंडिया में ही उनकी प्रोडक्शन रेज होना शुरू हो गई। नेक्स्ट इज हायर जीडीपी, जीडीपी का रेज होना शुरू हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ रेज होनी हुई शुरू हो गई। इट वॉज एक्सपेक्टेड टू राइज बाय अबाउट 2%। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑनलाइन, हर चीज़ अवेलेबल हमें ऑनलाइन अवेलेबल होने लगी थी। जो चीज़ें हमें यानी कि जो हमारी टैक्स पेमेंट सर्विसेज थी लाइक रजिस्ट्रेशन, रिटर्न्स, पेमेंट, वो सब ऑनलाइन अवेलेबल हो रही थी एक कॉमन पोर्टल से। व्हाट वाज कॉमन पोर्टल? www.gst.gov.in, government.in, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज ट्रांसपेरेंसी इन द टैक्स सिस्टम। टैक्स सिस्टम के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी आ गई, एक टैक्सेशन सिस्टम था वो ट्रांसपेरेंट हो गया था, टैक्स बेस जो हमारा एक्सपेंड हो गया था, एक नया सिस्टम हमारे सामने आ गया था, ह्यूमन इंटरफेरेंस खत्म हो गई थी टैक्स पेयर और गवर्नमेंट के बीच में, और हमारे लिए बिजनेस करना भी काफ़ी ईजी हो गया। तो यानी जीएसटी से काफ़ी बिजनेसमैन को फ़ायदा भी हुआ, ठीक है। टैक्स इवेजन से हम पीछे हो गए, जीडीपी राइज होना शुरू हुई, गवर्नमेंट के रेवेन्यू जनरेट होने शुरू हुए, हमारी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट के अंदर इंडियन गुड्स की डिमांड बढ़ने लगी, कंपटीशन अपने मार्केट में भी रेज होना शुरू हुआ, कंज्यूमर को भी जीएसटी का फ़ायदा हुआ, प्रोड्यूसर को भी फ़ायदा हुआ। सो दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ जीएसटी। So by this children, this chapter is completed here. I hope everything is clear to you. If you want to ask anything, you can ask in the comment box. Take care, stay tuned, stay connected. Thank you. Have a nice day, children.